हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये देखिए, आप यहाँ पर इस टॉपिक को ओपन करिए अपनी बुक्स में, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. देखो, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जो ये इतना बड़े हमारे जो ये फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं हमारे, इनको अगर हम कंजर्व करना चाहते हैं ना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इनको मैनेज करना, कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए हैं। और जंगल के नाम से आप समझते हैं ना, जंगल कैसे होते हैं। In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or government departments. इंडिया में जनरली देखा जाता है कि जो भी ये जंगल होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, कौन मैनेज करता है? सरकार मैनेज करती है। उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया है स्पेशली फॉर फॉरेस्ट, जिसको हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं। These are classified under the following categories। और उन्होंने क्या कर दिया है कि अलग अलग प्रकार से फॉरेस्ट को कैटेगराइज्ड कर दिया है। जैसे कि पहले उन्होंने बोला कुछ फॉरेस्ट होंगे रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड क्लास उन्होंने बना दी अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। मोर देन half of the total forest land has been declared as reserved forest. Reserved forests are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. देखो, नाम से समझ में आ रहा है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यानी हमने इनको रिजर्व करके रखा है, बचा के रखा हुआ है। और जितना भी हमारा फॉरेस्ट की ज़मीन है उसका लगभग आधा हिस्सा हमारा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है, और माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है। सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। Almost 1/3 of the total forest area is protected forest as declared by the forest department. This forest land are protected from any further depletion. देखो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, यानी हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। किन चीज़ों से प्रोटेक्शन दे सकते हैं? जो लोग फॉरेस्ट की टिम्बर काटते हैं या पेड़ों को गिराते हैं, डिप्लीशन करते हैं, उन चीज़ों से हम इन फॉरेस्ट को क्या दे सकते हैं? एक प्रकार की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखो, लगभग 1/3 जो हिस्सा है हमारे पूरे टोटल फॉरेस्ट एरिया का, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की लिस्ट में आता है। ये किसने बोला है? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसने बनाया था? सरकार ने बनाया था। अब देखिए, ये किससे बचाएगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को? फर्दर डिप्लीशन से। मतलब अभी जो फॉरेस्ट खराब हो रहे हैं, मान लो, या कम होते जा रहे हैं, उन एरियाज को हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर देते हैं, ताकि अब और ज़्यादा वहाँ पर पेड़ ना काटे जाएं और उनका डिप्लीशन ना हो। थर्ड कैटेगरी है हमारी अनक्लास्ड फॉरेस्ट। These are other forests and wastelands belonging to both government and private individuals and communities. देखो, ये होती है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मतलब इनको हमने किसी भी पर्टिकुलर क्लास में नहीं डाला होता है, और ये इनमें हर तरह के एरियाज आते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट भी होंगे इसके अंदर और वेस्टलैंड भी होंगे। मतलब वेस्टलैंड मतलब अभी उन पे कुछ हो नहीं रहा है, खाली पड़े हैं मान लो, और ये दोनों के अंदर आते हैं। सरकार भी इनको ले सकती है, और कोई प्राइवेट पैसे वाला कोई आदमी हो तो वो भी एक पूरे जंगल को खरीद लेता है, या हम कह सकते हैं कोई पूरी कम्युनिटी, कोई संस्था हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई खरीद ले, इस तरीके से। Reserved and protected forests are also referred to as permanent forest estates maintained for the purpose of producing timber and other forest produce. देखो, जो हमने पहली दो कैटेगरीज पढ़ी थी रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, इनको हम परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट भी कहते हैं, और ये यूज़ की जाती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर। ठीक है।
एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस, और इनको हम प्रोटेक्शन भी देते हैं। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। अगर बात करी जाए परमानेंट फॉरेस्ट की, तो अब आप समझ रहे हैं ना ये परमानेंट फॉरेस्ट क्या है। ये मत बोलना कि परमानेंट फॉरेस्ट तो आपने पढ़ाया ही नहीं, यहाँ 3 ही क्लास दी हैं। तो यहाँ की जो पहली 2 क्लास है रिजर्व्ड फॉरेस्ट और दूसरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर, जैसे कि हमने अभी वो पढ़ा। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया माना जाता है परमानेंट फॉरेस्ट का, कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरियाज। तो देखो अगर बात की जाए, ये जो मैंने अभी नाम लिए इन स्टेट्स के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इनके अंदर जितना भी इनका फॉरेस्ट एरिया है उसका एक बड़ा हिस्सा रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान के अंदर जो एरिया फॉरेस्ट के अंदर आता है उनमें हमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। All northeastern states and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local communities। और जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जानते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में कौन सी स्टेट्स आती हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारी। और जो गुजरात का एरिया है हमारा, वहाँ पर जो हमें फॉरेस्ट देखने मिलते हैं उनका एक बड़ा हिस्सा अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो आपसे इस तरह से भी कोई पूछ सकता है एमसीक्यू में, स्टेट्स लिख देगा और बताओ कि ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट यहाँ ज़्यादा होते हैं या रिजर्व फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, तो यू कैन ईजिली आंसर। एक बार बस आपको ये दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखेंगे घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, तो ये हमारा टॉपिक है। अब ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जो कि बता रही हैं घड़ियाल के बारे में। हिंदी में घड़ियाल को हम घड़ियाल कहते हैं और इंग्लिश में एक और वर्ड है गेबियल। ब्रिंक का मीन्स होता है खतरे में। तो इस आर्टिकल में पूरे न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो दी गई हैं उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो मगरमच्छ जैसा दिखने वाला स्पीसीज है ये कम होता जा रहा है। और इससे याद आया मगरमच्छ के जैसे दिखने वाली बात से कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्रोकोडाइल और घड़ियाल में, लेकिन देखिए इनमें अंतर है, ये एक नहीं होते हैं। बहुत लोग एक ही समझ लेते हैं लेकिन अंतर है। अंतर क्या है, इनके माउथ के आगे का पोर्शन कुछ इस तरह से पतला होता है जैसे किसी बर्ड की चोंच है। इस वाली पिक्चर में देखिए जैसे उठा हुआ है, लेकिन मगरमच्छ इस टाइप का नहीं होता, उसका ये पोर्शन इतना पतला नहीं होता है, पूरा जबड़े जैसा होता है उसका जॉस। सेकेंड पेपर कटिंग है बर्थ डेथ्स ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना। यमुना का पानी गंदा होने की वजह से सैकड़ों जो चिड़ियां मर गई थी उनके ऊपर भी एक रिपोर्ट आई थी और उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जहरीले एलिमेंट्स हैं, उनका पानी में आने की वजह से ये बर्ड्स मर गई। तो इस तरह के रीजंस क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई, घड़ियाल कम हो रहे हैं और बर्ड्स मर रहे हैं। अगर आपको रीजंस पता है तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी हम देखेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। सो कंजर्वेशन strategies are not new in our country. We often ignore that in India, forests are also home to some of the traditional communities. देखिए ये जो कंजर्वेशन मेथड्स हम यूज़ करते हैं ये हमने अभी अभी नए नहीं शुरू करे हैं। एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से हम इन चीज़ों को करते आ रहे हैं और इंडिया में है ना ऑफन मतलब लगातार हम ऐसा करते हैं, अक्सर हम इग्नोर करते हैं उन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को, ट्राइबल पीपल को, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो फॉरेस्ट को ही अपना घर मानते आए हैं।
In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats, along with the government officials recognizing that only this will secure their own long-term livelihood. और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इस प्रकार की लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं जो कि स्ट्रगल कर रही हैं कि कैसे न कैसे वो अपने इस घर को, जंगलों को बचा सकें विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व, विलेजेस हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो दोस्तों देखो, माइनिंग भी अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। कई जगहों पे मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और रिसोर्स हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि माइनिंग्स ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ, अच्छा खासा वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है, और माइनिंग की वजह से उस वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए वहाँ के जो विलेजर्स हैं हमेशा क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इसके खिलाफ। आपने देखा होगा कई बार जब डैम्स वगैरह भी बनाए जाते हैं तो भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, या फिर जंगलों को काट के रेलवेज बन रही है या कुछ और हो रहा है तो भी प्रोटेस्ट देखने मिलते हैं। तो इसी प्रकार का देखा गया था हमने एक चीज़, जब सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में विलेजर्स ने लोगों को बोला जो माइनिंग करने आए थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप इस काम को नहीं कर सकते हो, जो भी काम वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाएगा। In many areas, villagers themselves are protecting habitats and explicitly rejecting government involvement. और ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर विलेजर्स खुद ही जो फॉरेस्ट है उसकी देखभाल कर रहे हैं और उन्होंने इस काम से सरकार को दूर कर रखा है। The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairodev Takav Sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachments. तो ऐसे ही 5 विलेजेस हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अलवर जो जिला है वो राजस्थान के अंदर आता है। लगभग 1200 हेक्टेयर का जो ज़मीन है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो आती है भैरवदेव टाकर सेंचुरी के अंदर। और ये एक पर्टिकुलर मतलब सरकार की ज़मीन नहीं है, और यहाँ पर इन्होंने अपने ही कानून बना रखे हैं जिनके तहत कोई भी यहाँ पर शिकार नहीं कर सकता है, और ये वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ दूसरे जो आउटसाइड एनक्रोचमेंट, ये जो वर्ड आया है, इससे भी बचाते हैं। एनक्रोचमेंट क्या होता है, जो आपकी ज़मीन को हड़प लेते हैं ना फोर्सली, उसी को हम एनक्रोचमेंट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे सैक्रेड ग्रोव्स, अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि ये ग्रोव्स क्या होते हैं। तो ग्रोव्स कह सकते हैं कि हम कलेक्शन या फिर किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर किसी एक जगह पे जो पेड़ उगा देते हैं हम छोटे से एरिया में, उसको हम बोल सकते हैं ग्रोव्स। या फिर आपने बगीचे देखे हैं, बगीचे में हम फ्रूट्स उगाते हैं, नट्स के छोटे छोटे ये जो पेड़ उगा देते हैं, इसको भी हम ग्रोव्स कहते हैं। अब आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से वेल्थ है डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज का। ग्रोव्स में हमें अक्सर वो प्रजातियां देखने को मिलती हैं जो काफ़ी रेयर होती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती हैं। नेचर वर्शिप इज एन एज old tribal belief based on the premise that all creations of nature have to be protected. देखिए, कुछ चीज़ें समय के साथ साथ हम भूल चुके हैं, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी अभी भी नहीं भूली है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उसी तरह से ट्रेडिशनल कस्टम्स ट्रेडिशनली रहती हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हैं, और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलती हैं। तो हमें ये सिखाया जाता था बचपन से कि नेचर भी भगवान है, और जैसे हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, पृथ्वी माता होती है हमारी, भूमि जिसे हम कहते हैं, इसको भी हम माता मानते हैं, जल को हम देवता मानते हैं, वायु को पवन देवी ऐसे करते हैं ना। तो हम नेचर को भगवान मान के हमने हमेशा चला है। लेकिन मॉडर्न जैसे जैसे हम होते जाते हैं, हम इन सब के प्रति ग्रैटिट्यूड देना बंद कर देते हैं और इनको प्रोटेक्ट करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लालची हो गए हैं। लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो अब भी पूरी तरीके से
नेचर को भगवान मानती है, पूजा करती है उनकी, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। ये इनका ऐसा विश्वास है। Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred groves. और इनके इस विश्वास की वजह से, इनकी इस आस्था की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो अभी तक सुरक्षित हैं, क्योंकि ये ट्राइबल कम्युनिटीज इनको प्रोटेक्शन देती हैं। These patches of forest or parts of large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned. और जो भी ये छोटे छोटे से पैचेस हैं, यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉल पार्ट्स हैं, जिनको हम ग्रोव्स कह रहे हैं, ये अभी तक लोकल पीपल द्वारा टच नहीं किए गए हैं, एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, और इनमें किसी भी प्रकार का बाहरी इंटरफेरेंस भी बैन है और बैन कर रखा है, इसलिए अभी तक ये सुरक्षित है। वरना कोई ना कोई यहाँ पर जाके हंटिंग करता या डिफॉरेस्टेशन करता, कुछ ना कुछ गलतियाँ कर ही देता। Certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial. The Mundas and the Santhal of Chota Nagpur region worship Mahua. तो देखिए, ये तो कम्युनिटीज के हमें नाम दे रखे हैं। एक ट्राइबल कम्युनिटी है दैट इज मुंडास, एंड जिसको हम मुंडा कहते हैं, आपने सुना भी होगा बिरसा मुंडा का नाम। और जो दूसरी कम्युनिटी है वो है हमारी संथल कम्युनिटी। तो ये हमें छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है उस वाले रीजन में देखने मिलती हैं। और ये पूजा किसकी करती हैं? महुआ के पेड़ की पूजा करती हैं। आई होप आप में से बहुत लोगों ने शायद महुआ का पेड़ देखा हो। नहीं देखा होगा तो अभी आप सर्च करिएगा महुआ कैसा दिखता है, जिसको हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है जिसका बैसिया लैटिफोलिया। एंड कदम्ब का जो ये पेड़ है, इसका जो साइंटिफिक नेम है एंथोकैफेलस कैडेम्बा। ठीक है, तो ये दोनों जो पेड़ हैं, हमें तो बस महुआ और कदम्बा याद रखना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी। ठीक है, आपको साइंटिफिक नेम लिखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। तो इन दोनों पेड़ों की ये लोग पूजा करते हैं। एंड द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप टैमरिंड। टैमरिंड होती है इमली, तो इमली की पूजा करते हैं उड़ीसा और बिहार के लोग। ठीक है, एंड मैंगो, ठीक है, शादी के टाइम पे करते हैं, ड्यूरिंग द वेडिंग्स। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बनियान ट्रीज आर कंसीडर्ड सैक्रेड। और हम जो हिंदू हैं, मोस्टली 99% हिंदुइज्म में देखा गया है कि हम लोग पीपल के पेड़ की, बनियान ट्रीज की, तुलसी की, और बहुत सारे हमारे ऐसे हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जिनको हम पूजा करते हैं, जिनकी आंवला को हम बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, आंवला की भी हम पूजा करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा नागपुर के रीजन में रहने वाली मुंडा और संथल कम्युनिटी किसकी पूजा करती हैं, तो यू कैन से वो महुआ की पूजा करती हैं, कदम की पूजा करती हैं। और उड़ीसा और बिहार में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। और वैसे इन जनरल पीपल, बरगद का पेड़ और आंवले की पूजा तो होती ही है। Indian society comprises several cultures, each with its own set of tradition, methods of conserving nature and its creations. जो इंडियन सोसाइटी है, ये हम बात पहले ही कर चुके हैं कि अलग अलग इसके कल्चर्स हैं। ठीक है, सब लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, सबके ट्रेडिशंस अलग हैं, लेकिन सबके जो मेथड्स हैं वो एक ही चीज़ की तरफ डायरेक्ट करते हैं कि हमें नेचर को कंजर्व करना है। जितनी भी आप ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ देखेंगे, जो भी ओल्ड ट्रेडिशंस है, वो हमारे यही कहते हैं कि हमें हमारे नेचर को बचाना है। सैक्रेड क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब्ड टू स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स which are closely protected. You will find troops of macaws and langurs अराउंड मैनी टेम्पल्स। और आपको कई बार झुंड के झुंड मिलेंगे, लंगूरों के, बंदर्स के, मकाउस के। ये ना बंदर टाइप के ही होते हैं मंदिरों के आसपास। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल्स डिवोटीज। आपने कई बार देखा होगा कि मंदिर के आसपास आपको दिख रहे बंदर बहुत सारे। हम मानते हैं जैसे हनुमान जी आए हैं, राम जी का मंदिर है, या जो भी हम समझते हैं, हम इन्हें प्रसाद देते हैं
और बहुत अच्छे से खाना खिलाते हैं। इन अराउंड विश्नोई विलेजेस इन राजस्थान, हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग, जिसको हम चिंकारा कहते हैं, नील गाय एंड पीकॉक्स कैन बी सीन एज एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड नोबडी हार्म्स देम। और उसी प्रकार से जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में जाएंगे, जैसे आप अगर मथुरा वृंदावन जाएंगे या फिर आप कोई और देवी के मंदिर जाएंगे, तो कई जगह हम ये देखते हैं कि वहाँ बंदर बैठे रहते हैं बहुत सारे, हमें बच बच के वहाँ से निकलना पड़ता है। और जो वहाँ दर्शालु आते हैं, तो दर्शन करने के लिए जो लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो उनको फीड भी कराते हैं, जो भी प्रसाद है या जो भी वो चढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे करके वो फल फ्रूट उन्हें भी देते हैं। वैसे ही बिश्नोई विलेज है राजस्थान में, जहाँ झुंड के झुंड आते हैं चिंकारा के ब्लैक बग, जिसको हम कहते हैं नील गाय के और पीकॉक्स के। ये झुंड के झुंड उन्हें देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन कोई भी जो कम्युनिटी है उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है, मिलजुल के ये लोग रहते हैं। नाउ कम्स चिपको मोमेंट, और इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सब्जेक्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ज्योग्राफी के लिए, लेकिन जीके को आपको इंक्रीज करना है या फिर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा भी हुआ है हमारे देश में, तो उसके लिए आपको चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको ये अलग से सेपरेट वीडियो में दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी's विद्या साधना।